हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भव्यांश और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सक्सेस। मैं आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण बुक के प्रश्न लेकर के आया हूं। ये बुक मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं एक दिवसीय परीक्षा के लिए। जैसे लगभग 1100 प्रश्न दिए हैं इसमें, और काफ़ी प्रश्न पूछे भी गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो देखते हैं हम, हमारा पहला प्रश्न क्या है इसका। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र में दैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। दैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, एक राज्य का शासन और एक केंद्र का शासन। तो देखते हैं, 1919 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके द्वारा केंद्र में दैध शासन स्थापित किया गया था। इससे पहले प्रांतों में था, प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा दैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो बजट पर बहस करने की शक्ति, वो भी भारतीय विधान परिषद में, किसको, भारतीयों को। तो पहले भारतीयों को विधान परिषद में जाने का अधिकार नहीं था, धीरे धीरे अधिकार प्राप्त हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। तो देखते हैं, भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा और भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, पहले सर्वोच्च न्यायालय था ही नहीं हमारे यहाँ पर, और एक एक्ट आया था, उस एक्ट के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय केवल बंगाल के लोगों के लिए लागू किया गया था। अब देखते हैं वो कौन सा एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, पिट्स का, ये पिट्स है दोस्तों, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 द्वारा और चार्टर एक्ट 1813 द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। तो दोस्तों, 1772 की कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और वो केवल जगह थी कोलकाता, वो केवल बंगाल के लोगों के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दोस्तों, चौथा प्रश्न, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका पहले सिंगल होती थी, जैसे अभी बहुत राज्यों में भी है, हमारे यहाँ केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय है। तो पहली बार कब बनाई गई थी, इसको देखते हैं हम। तो 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो किससे ली गई है, इसको देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा और भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, ये प्रथम बार कहाँ लागू हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इससे ही हमने अब प्राप्त की है। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल। छठा प्रश्न हमारा क्या है, छठा प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यानी कि अपने देश के प्रशासन में, अभी मैंने पीछे बताया था कि हमें विधान परिषद में जाने की अनुमति नहीं थी, बजट पर बहस करने की अनुमति नहीं थी, अब साथ ही प्रशासन में अधिकार भी नहीं था हमें। तो वो किस एक्ट के अंतर बनाया, तो चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और दो ऑप्शन है हमारे इसके। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858 और इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से किसी में भी प्राप्त नहीं हुई थी, ये ऑप्शन है, हो ही नहीं सकते हमारे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा
छठे का ऑप्शन जो होगा हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऑप्शन है इसका चार्टर एक्ट 1833, ये ऑप्शन आपका होगा। इस अधिनियम के द्वारा ही भारतवासियों को प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो पहला प्रश्न है हमारा, मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की। देखिएगा, ध्यान से देखो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की। अब 19 आपको पता हो, अभी मैंने पीछे बताया है 1935 में केंद्र में कैसे क्या कर दिया था, दैध शासन लागू कर दिया था। तो दैध शासन लागू कर दिया तो शक्तियों का विभाजन भी इसी एक्ट के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही संविधान में जो है भारत सरकार 1935 द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, यानी कि एक अखिल भारतीय, एक अखंड भारत होगा, वो कहाँ प्रावधान किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही अखंड भारत, एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये 1935 का जो एक्ट है ये बहुत विशाल था। इसमें जितने भी पीछे एक्ट आए उनसे ज़्यादा अनुच्छेद थे, लगभग इसमें 321 अनुच्छेद थे और 14 अध्याय थे, 14 इसमें अध्याय थे। तो इससे पहले जितने भी अधिनियम आए हैं वो पूर्ण रूप से बहुत छोटे हैं, ये सबसे बड़ा था। और अधिकतर जो है आज भी हमने संविधान में अधिकतर अनुच्छेद यहीं से लिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना 9वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? तो संघीय शासन व्यवस्था दी थी, यानी कि संघीय शासन मतलब केंद्रीय शासन दिया था। तो अभी मैं पीछे बता चुका हूँ केंद्रीय शासन दिया था, तो वो कहाँ सीधा सीधा हम आ जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना 10वां प्रश्न। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो जो संघ में अवशेष शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नर को। दोस्तों जब 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में दैध शासन लागू कर दिया गया था तो कुछ ऐसी शक्तियां जी थीं जो अवशेष शक्तियां थीं, जो ना केंद्र के पास थीं और ना ही प्रांत के पास थीं। तो वो दी किसको गई थी? वो दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें एक बात देखने को नजर आएगी कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। और दूसरी नीति थी कि इन्हें टुकड़े करो और इन्हें कमज़ोर करो। तो जो टुकड़े करो और कमज़ोर करो, पहले बर्मा भारत का हिस्सा हुआ करता था, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, और इन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है हमारा, उसके अंतर्गत अलग कर दिया था। तो देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा किया था, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द्वारा किया था। तो दोस्तों अभी मैं बात धीरे धीरे आपको बता भी चुका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, एक टुकड़ा कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। तो 12वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये किस में कहा गया? तो साइमन कमीशन द्वारा कहा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कहा गया, तो क्रिप्स मिशन द्वारा कहा गया है, तो या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा कहा गया। तो दोस्तों 1942 में एक मिशन आया था जिसे बोला गया क्रिप्स मिशन।
सर जॉन क्रिप्स इसके जो है अध्यक्ष थे। इसके द्वारा ये कहा गया कि भारत का एक संविधान बनाया जाएगा और एक निर्वाचित संविधान सभा उसका निर्वाचन करेगी, यानी कि संविधान का निर्माण करेगी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों उस समय पर जब हमारी जनसंख्या काफ़ी कम थी, तब भी अंग्रेजों ने एक सीमा निश्चित की थी, क्या इतनी सीमा के अंतर्गत एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। तो वो सीमा थी 10 लाख। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा प्रांतों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, ये देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। जब 1946 में एक अंतरिम सरकार बन गई थी और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उस समय पर एक उपसभापति चाहिए था। और उपसभापति कौन थे हमारे, देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या सी राजगोपालचारी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे क्या थे, उपसभापति थे अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और जगजीवन राम। तो अगस्त 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें इन चारों में से कौन व्यक्ति नहीं था? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ये उस समय पर अंतरिम सरकार में शामिल ही नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 17वां प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों ऑप्शन है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। और ये स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से लिया था, कैसे उनका चुनाव किया गया था? देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उन्हें चुना गया था। अभी मैंने पीछे बताया था जो 10 लाख की जनसंख्या थी, 10 लाख की जनसंख्या थी, उस पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था प्रांतों से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सदस्यों का चुनाव हुआ कैसे था? देख, सीधे जनता द्वारा हुआ था? नहीं, सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन से हुआ था? बिल्कुल भी नहीं हुआ था। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन हुआ था? नहीं हुआ था। प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था? जी बिल्कुल, प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना 20वां प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष हुए हैं, एक अस्थायी हुए हैं और एक स्थायी हुए हैं। देखते हैं। बी आर अम्बेडकर नहीं थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। 9 अगस्त को इनका चुनाव हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको 11 दिसंबर को जो है उनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना,
भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। नहीं दोस्त, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा है वही वही प्रश्न दूसरे रूप में लिख करके दे दिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारत की संविधान सभा की स्थापना कब की थी दोस्तों? मैंने पीछे भी बताया था, जब 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो उसी दिन संविधान सभा की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? जो पहला अधिवेशन है वो कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों अभी मैंने पिछले वाले सवाल में भी ये बताया है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हो गया था। 25वां सवाल है हमारा, देखते हैं 25वां सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, 26वां प्रश्न, तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं, 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1946 को। तो यहाँ दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जब जो है हमारा संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था, उसी समय ये निर्धारित हो गया था कि भारत का एक संविधान तो होगा, लेकिन कैसा होगा इस पर विचार आगे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ये ऑप्शन सही होगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने के लिए पारित एक प्रस्ताव कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 27वां प्रश्न, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जो संविधान के अंदर एक प्रस्तावना होगी, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव और महात्मा गांधी। तो दोस्तों इनका प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जो कब रखा गया था? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और 13 दिसंबर को प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सेम वही क्वेश्चन दूसरे रूप में आ गया दोस्तों, तो आंसर होगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कहीं कहीं ये मिलता है केवल। तो अधिवेशन कितने हुए थे? तो कुल हमारे 12 अधिवेशन हुए थे, और जो अंतिम अधिवेशन था हमारा वो कब हुआ था? 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 1950 को हुआ था, जो 12वां अधिवेशन था हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 30वां प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और लगभग 60% लोगों को भारत के को इस प्रश्न का उत्तर मालूम भी होता है दोस्तों। तो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दिया हुआ। तो दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो संघ संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जो संघ संविधान समिति थी वो इन दोनों के द्वारा बनी ही नहीं थी। तो अब चलते हैं हम अपने जो है नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन हमारे ऊपर होंगे इसके, देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखते हैं हम, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो राइट आंसर हमारा पहले ही निशान लग गया है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना 32वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान
संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इन्होंने 2 काम किए थे। सबसे पहले तो ये किया था, जो हमारी राजशाही थी उन राजाओं से बात करके उनको भारत में शामिल किया। दूसरा ये था, जो प्रांतीय संविधान समिति थी, जो राज्यों का संविधान की समिति थी, उसके अध्यक्ष बनने के साथ-साथ उस समय हमारे कुछ प्रांत भी थे, राजशाही थी और ब्रिटिश प्रांत भी थे। तो इन दोनों को भारत में शामिल करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं 33वां प्रश्न। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रारूप समिति जो थी होती है वो होती है एक ड्राफ्ट तैयार करने वाली, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसे। एक ड्राफ्ट तैयार करने वाली थी ये, और इसका सब मेन काम था संविधान की रचना करना। तो देखते हैं कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और सी राजगोपालचारी। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की जो गठन था वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों सबसे बाद में इसी कमेटी का गठन किया गया था संविधान सभा में के द्वारा। लगभग टोटल कमेटी जो बनी थी वो टोटल 22 कमेटियों का चुनाव किया गया था जिन्होंने संविधान की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो दोस्तों वो अध्यक्ष को शामिल करते हुए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को शामिल करते हुए उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 35वां प्रश्न। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों प्रारूप समिति को हिंदी में पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो इसके जैसे 7 सदस्य भी पीछे बताए थे, तो 7 सदस्यों में से कौन कौन नहीं थे देखते हैं। तो मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे, के.एम. मुंशी सदस्य थे और ए.के. अय्यर सदस्य थे। सबसे पहले देखने वाली बात जो है, ये के.एम. मुंशी थे, ये कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। और दूसरा, जवाहरलाल नेहरू किसी भी तरह की कमेटी में शामिल नहीं थे जो संविधान बनाने वाली थी। तो ये 3 सदस्य थे उन 7 सदस्यों में से। अभी इनमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो दोस्तों ये अभी मैंने पीछे बताया था कब गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और ये सबसे अंतिम कमेटी थी, बिल्कुल लास्ट कमेटी थी, ये लास्ट कमेटी थी जो बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 37वां प्रश्न। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार हैं, तो देखिएगा जब ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट पर काम कर रही थी तो उसके लिए कोई ना कोई सलाहकार की ज़रूरत होती। तो इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया था संविधान का, बहुत सारे देशों के संविधानों को इकट्ठा कर किया था। तो देखते हैं कौन व्यक्ति थे। बी.आर. अम्बेडकर नहीं, ये हो ही नहीं सकते। राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं थे, के.एम. मुंशी भी नहीं थे। तो ऑप्शन है इनका बी.एन. राव। दोस्तों यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कच्चा चिट्ठा भी इकट्ठा किया था और संविधान सलाहकार समिति के संविधानिक सलाहकार भी रहे हैं उसकी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 38वां प्रश्न। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किया गया, यानी कि प्रथम प्रारूप जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो कच्चा चिट्ठा था वो प्रथम प्रारूप था दोस्तों, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और IPO 2016 में प्रश्न आया भी है। तो वो कौन थे? वो बी.एन. राव जी ही थे, इनके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम अपना। तो दोस्तों 39वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? वही प्रश्न दोबारा घूम करके आ गया है, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये डॉक्टर बी.एन. राव जी को हम यहाँ पर चुन देंगे। ये संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये अभी मैं यहाँ पर संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष, ये सलाहकार समिति तो मेरा बी.एन. राव याद रही और ये अध्यक्ष मैं देख नहीं पाया। तो अभी क्या है, इसका ऑप्शन जो है वो बी.एन. राव ना होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। जो संविधान
सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये मिस्टेक हो गई है और आप इसे ठीक कर लेना। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था देखते हैं, 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन होगा वो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 41वां प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो देखिएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 11 फरवरी 1948 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो 26 नवंबर 1949 होगा। यहाँ पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को या 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों जब स्वीकार कर लिया गया तो अंगीकार भी कर लिया गया। अभी मैंने पीछे बताया 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और स्वीकार भी कर लिया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भी हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 44वां प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो किस तिथि को अपनाया गया था, फिर वही क्वेश्चन दूसरे रूप में रिपीट हो गया है, 26 नवंबर 1949 यहाँ पर रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 ये। तो दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 यहाँ पर राइट आंसर होगा, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना 46वां प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा, यानी कि किसके द्वारा अपनाया गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संसद उस समय थी ही नहीं, केवल संविधान सभा थी और संविधान सभा ही दो तरह का कार्य कर रही थी, एक संविधान निर्माण का काम और दूसरा भारतीय संसद का कार्य। तो यहाँ पर जो है संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 47वां प्रश्न, ये रहा दोस्तों हमारा 47वां प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? दूसरे रूप में वहीं आ गया, तो देखते हैं हम संविधान सभा द्वारा ही, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो निर्वाचन जो हुआ था उनका पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो दोस्तों बम्बई से हुआ था। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पश्चिम बंगाल से वो पहले चुने गए थे, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है पाकिस्तान में, बंगाल में चला गया था, तो बांग्लादेश में चला गया था, उस समय पर पाकिस्तान था जब भारत आज़ाद हुआ था, तो पूर्व पाकिस्तान उसको कहा करते थे। तो वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और दोबारा जो है कांग्रेस के जयकर द्वारा सीट खाली की गई और वहाँ से डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 49वां, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1948, 1950, 1949 और 1951। तो यहाँ पर जो प्रश्न होगा, उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पर सी उत्तर होगा, 1950 में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? एक राजकीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ, उसको कब से लागू किया गया था? तो देखते हैं 15 अगस्त 1948 नहीं, 2 अक्टूबर 1947 ये भी नहीं है,
26 जनवरी 1948 ये भी नहीं है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 यही है। जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो उसी दिन हमने जो है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया था, स्टेट एम्बलम के रूप में एडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न है ये हमारा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो केवल संविधान सभा में एक व्यक्ति थे जिन्होंने 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात की गई थी। और कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 वर्ष तक के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात कही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 52वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये बहुत महान व्यक्ति थे, हमारे राष्ट्रपिता भी कहलाए। इनके द्वारा ही देश में अहिंसक रूप से आंदोलन चलाए गए। तो देखते हैं कौन है, श्री राजगोपालचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया। अहिंसक आंदोलन चलाए गए थे इनके द्वारा और इनका भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण रोल भी था। नेक्स्ट देखते हैं 53वां प्रश्न। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके किसने आंका था? तो यह कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का? नहीं। हार्डग्रेव जूनियर का? नहीं। अलेक्जेंड्रोविच का? नहीं। आइवर जेनिक्स का? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। ये आइवर जेनिक्स ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के हित को कम करके आंका गया है संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, ये हमारा 54वां प्रश्न है दोस्तों। कुछ अच्छे प्रश्न हैं एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए और साथ ही साथ हमें यहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था की जानकारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो 54वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि संसद जो भी कानून बनाएगी उसकी समीक्षा कौन करेगी? उसका समीक्षा न्यायपालिका करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो ये हमने कहाँ से ली गई है देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से या ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों केवल विश्व में 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होता है, बाकी देशों में नहीं होता। एक भारत है और दूसरा और है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से तो हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ये 2 ही देश हैं जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होता है न्यायपालिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से है? संघात्मक, एक संघ होगा यानी कि एक पूर्ण रूप से केंद्र होगा। कहाँ से लिया गया हमने? ये कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या आयरलैंड से? तो दोस्तों ये लिया है हमने कनाडा से। कनाडा से हमने पूर्ण रूप से संघ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो दोस्तों पीछे अभी मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया है, केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में और केवल यूके में। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सी होगा। विश्व में केवल 2 ही देश हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 57वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? फिर वही दूसरे रूप में घूम करके आ गया प्रश्न और यहाँ पर आप एक ही बार देख लीजिए, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समानता क्या है? तो क्या है? तो उस संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी निर्वाचन में समीक्षा करना, संविधान की समीक्षा करने का कार्य कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 58वां प्रश्न। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची है, हमारे यहाँ 3 सूची होती हैं दोस्तों, 3 सूची। एक हमारी संघ सूची है, संघ सूची, और दूसरा हमारा राज्य सूची है, राज्य सूची, और तीसरी है हमारी समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो हमने कहाँ से ली है? ये पूछा गया सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से। तो इसको लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची को ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना 59वां प्रश्न। भारत में ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? फिर वही दूसरे रूप में पूछ लिया गया है, तो सीधा देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 60वां प्रश्न, और आज की वीडियो का ये पहली वीडियो होगी। इसका अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से संविधान पर आधारित है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमने संविधान में कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से, आयरलैंड से, जापान से या यूएसएसआर से? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भाग 1 होगा। इस तरह के मैं आपके सामने लगभग 1100 प्रश्न जो बुक में दिए गए हैं उनको लेकर के आऊँगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।